हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हरप्रीत सिंह, बायोलॉजी टीचर। और आज हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। सीरीज़ जानने से पहले कि कौन सी क्लास और कौन से टॉपिक की हम सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे करना चाहूँगा। कौन सी क्लास? 8th क्लास से जो बच्चे हैं उनसे क्वेश्चन करना चाहूँगा कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे सिस्टम्स हैं, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, तो इतने सारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो क्या ये सभी सिस्टम हमारी बॉडी के सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट है या फिर नहीं? तो आपको लग रहा होगा सर ये क्या क्वेश्चन है, क्योंकि हमारी बॉडी के लिए तो सारे सिस्टम इम्पॉर्टेंट है। अगर हम खाना नहीं खाएंगे, मान लो न्यूट्रिशन की बात करते हैं या फिर डाइजेशन की बात करते हैं, तो हमें एनर्जी कैसे मिलेगी? दैट इज़ कंसर्न विद द डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर हम खाना खाते हैं और वो सेल तक नहीं जाता तो भी एनर्जी नहीं मिलेगी। और वो सेल तक कैसे जाएगा? विद द हेल्प ऑफ ब्लड। और ब्लड कौन सा सिस्टम है? दैट इज़ सर्कुलेटरी सिस्टम। इट मीन्स कि डाइजेशन और डाइजेस्टिव सिस्टम भी इम्पॉर्टेंट है और उसी तरह से सर्कुलेटरी सिस्टम भी इम्पॉर्टेंट है। लेकिन अगर हमारी बॉडी के अंदर खाना खाते समय बहुत सारा वेस्ट मटेरियल है, अगर वो बॉडी से रिमूव ना हो तो क्या होगा? तो भी हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिक प्रोड्यूस होंगे, उससे भी हमारी डेथ हो सकती है। इट मीन्स एक और सिस्टम चाहिए जो हमारी बॉडी से जितना भी वेस्ट है उसको बाहर निकाले। उसके लिए हमारे पास अलग अलग तरह से ऑर्गन है। स्किन है जो हमारी बॉडी से स्वेट को रिमूव करता है, लीवर है जो टॉक्सिक को इंटॉक्सिक करता है, किडनी की बात करें जो सबसे मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है ना, किडनी। उस वहाँ से हम यूरिन को रिमूव करते हैं। इट मीन्स हमारी बॉडी को रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल के लिए भी कुछ ना कुछ सिस्टम चाहिए और उस सिस्टम को बोलते हो एक्सक्रीटरी सिस्टम। इट मीन्स डाइजेस्टिव सिस्टम भी इम्पॉर्टेंट है सर्वाइवल के लिए, एनर्जी चाहिए, सर्कुलेटरी सिस्टम भी इम्पॉर्टेंट है और साथ ही साथ आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम भी इम्पॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कि अगर हम बात करते हैं सेल तक अगर खाना पहुंच चुका है तो उस खाने को तोड़ने के लिए भी कुछ चाहिए। तो वो क्या चाहिए? वो चाहिए ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन के खाना तो टूटेगा नहीं। आपको पता ही है कि बर्निंग प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से हमारे फूड की बर्निंग, दैट इज उसकी ब्रेक डाउन के लिए भी ऑक्सीजन का होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हम सांस लेते हैं। तो आजकल बच्चे सांस बहुत आराम से लेते हैं, कम लेते हैं, जिसके कारण खाना पूरा नहीं टूटेगा और एनर्जी नहीं मिलेगी। इट मीन्स कि हमारा जो बाहर का ऑक्सीजन है इसको सेल तक जाने में भी कोई ना कोई सिस्टम मदद करता है, एंड दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो हमने देखा कि हमारी बॉडी के अंदर सभी सिस्टम जो हैं वो एक दूसरे की मदद करते हैं। डिवीज़न ऑफ लेबर है और इसी में वो एक दूसरे का मदद करके हमारी पूरी बॉडी को सर्वाइव करने में पूरी की पूरी मदद करते हैं। इट मीन्स ये सभी इंपॉर्टेंट है सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। बट आपको बता दूं, एक सिस्टम ऐसा है हमारी बॉडी के अंदर जो सर्वाइवल ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जानने की हमें जिंदा रहने में इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता, लेकिन हमारी बॉडी की कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ, यानी कि हमारी रेस, हमारी पीढ़ी आगे चलती रहे, उसके लिए हमारी जनरेशन आगे चलती रहे, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उस टॉपिक का नाम बोल सकते हो, उस सिस्टम का नाम बोल सकते हो, है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बच्चों आपको बता दूं तो यही हमारा आज का टॉपिक है, यही चैप्टर है जिसको हम डिस्कस करेंगे और इसकी बहुत सारी वीडियो जो है मैं अपलोड करूंगा। छोटी छोटी वीडियोज़ होंगी, ज़्यादा लंबी आप देख नहीं पाओगे। ये एक सीरीज़ की फॉर्म में आप सबको मैं अपलोड करूंगा। तो यूनिट कौन सा हमारा, कौन सा चैप्टर है? दैट इज़ रिप्रोडक्शन। तो देख सकते हैं यहाँ पे, तो ये रहा हमारा रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन सबसे पहले समझते हैं क्या। तो आज मैं आपको कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे समझाऊंगा नहीं, कारण क्योंकि जब भी हम कोई यूनिट को या किसी चैप्टर को देखते हैं तो सबसे पहले टीचर जो होता है उसके माइंड के अंदर एक माइंड मैप होना चाहिए उस यूनिट का, कि मुझे क्या क्या पढ़ाना है इस यूनिट के अंदर। और एक जो बच्चा होता है, एक स्टूडेंट होता है, उसको उस चैप्टर का पूरा ओवरव्यू होना चाहिए कि इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ने जा रहे हैं।
ओके, तो आज मैं एज ए बायोलॉजी टीचर आपको बताऊंगा कि मेरे ब्रेन के अंदर, मेरे दिमाग के अंदर क्या चल रहा है, कि मैं आपको इस यूनिट से क्या क्या सब टॉपिक पढ़ाऊंगा। ओके, तो करते हैं आज का टॉपिक स्टार्ट, दैट्स रिप्रोडक्शन, उसका ओवरव्यू। तो सबसे पहले हम देखेंगे रिप्रोडक्शन। तो ये जो रिप्रोडक्शन है ये है क्या, तो थोड़ा सा अगर मैं इसको इंट्रोडक्शन दे दूं तो रिप्रोडक्शन नाम से ही पता चलता है, तो ये दो वर्ड से बना है, री प्लस प्रोड्यूस। तो एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा फिनोमिना जो कि एक ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। किसके लिए? उसकी रेस के लिए। यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे अपनी स्पीसीज को, अपने ही बच्चे को जन्म देंगे। सो इट इज ए प्रोसेस बाय विच वन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू अनदर ऑर्गेनिज्म ऑफ इट्स ओन काइंड। अपने ही तरह के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको जन्म देना, ऐसे प्रोसेस को बोलते हो रिप्रोडक्शन। जैसे आप, हम सबका जन्म हुआ है, कहाँ से हुआ है? हमारे मम्मी पापा से। इसी तरह से दुनिया में कोई भी ऑर्गेनिज्म भगवान नहीं फेंकते हैं, है ना, कहीं से नहीं आता है। उसका जन्म पीछे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उन्हीं से जन्म होता है। कोई भी दुनिया का ऑर्गेनिज्म, चाहे वो एक सेल से बना हुआ है, चाहे वो बड़े सारे सेल से बना है, चाहे वो यूनिसेलुलर है, चाहे मल्टी सेलुलर है, सबका जन्म कहाँ से हुआ है? वो हुआ है प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से। और किस प्रोसेस से हुआ है? दैट इज रिप्रोडक्शन से। यहाँ तक तो समझ आ गया होगा। हम अगर नहीं आया, हम इसको बाद में अब और ज़्यादा डिटेल में करेंगे। अब बात आती है कि रिप्रोडक्शन जो है, इसका पूरा का पूरा ओवरव्यू, इसके अंदर क्या क्या सब टॉपिक है जो 8th क्लास की एनसीईआरटी की बुक है, तो उनको भी देख लेते हैं हम। तो देख रहे हो यहाँ पे आप, तो ये रिप्रोडक्शन का ओवरव्यू बोल सकते हो, पूरे आपके चैप्टर का ओवरव्यू है। तो जिसके अंदर हम क्या क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रिप्रोडक्शन जो है ये आगे इसकी दो अलग अलग तरह की टाइप्स हैं। सो रिप्रोडक्शन हैज़ 2 टाइप्स। आप बोल सकते हो कौन कौन सी है? एक आ गई हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरी आ गई हमारे पास दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब दोनों में अंतर क्या है, थोड़ा सा व्यू तो देना पड़ेगा आपको, ज़्यादा डिटेल में तो क्लास में करेंगे हम। सो सेक्सुअल और एसेक्सुअल में डिफरेंस क्या है? बिल्कुल जनरल वे में अगर बोले, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तो समझ आ गया कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को जन्म देगा और अपनी ही तरह की स्पीसीज होगी। कभी भी कैट जो है रैट को जन्म नहीं देती, कभी भी डॉग जो है वो कैट को जन्म नहीं देता। क्यों नहीं देता? इसका आंसर भी तो होना चाहिए ना हमारे पास। जबकि दोनों गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं, एग एंड स्पर्म तो दोनों प्रोड्यूस करते हैं, तो फिर ये ऐसा क्यों पॉसिबल नहीं है? तो इसको भी हम बाद में आपको डिटेल में आंसर देंगे। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मीनिंग हो गया कि सेक्सुअल वर्ड आया है सेक्स से, जिसका मीनिंग होता है मेल एंड फीमेल। तो जब कभी भी रिप्रोडक्शन में मीन्स एक नए ऑर्गेनिज्म के जन्म होने में किसी मेल और फीमेल दोनों का इन्वॉल्वमेंट हो, अकेला एक ऑर्गेनिज्म आगे दूसरे को जन्म ना दे सके, तब ऐसी क्रिया को आप बोलते हो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी कि इट इज ए प्रोसेस बाय विच वन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू अनदर ऑर्गेनिज्म ऑफ इट्स ओन काइंड, बट विद द हेल्प ऑफ या विद द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें फर्टिलाइजेशन होगी। तो फर्टिलाइजेशन किसकी होती है? एग एंड स्पर्म्स की। और एग एंड स्पर्म किस में प्रोड्यूस होते हैं? मेल एंड फीमेल में। इट मीन्स देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल ऑर्गेनिज्म। ओके, इतना समझना है। अगर नहीं आया, मैं फिर बार बार बोल रहा हूँ, हम अगले सेशन में इसको करेंगे। तो दिस इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम ए सेक्सुअल की बात करें तो वो 3 वर्ड से बना हुआ है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ए का मीनिंग होता है विदाउट या फिर सिंगल। सेक्सुअल का मीनिंग हो गया मेल एंड फीमेल, और रिप्रोडक्शन का मीनिंग हो गया वन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू अनदर ऑर्गेनिज्म। इट मीन्स एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को जन्म दे रहा है, लेकिन विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल। यहाँ पे मेल और फीमेल का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूँ। जैसे सपोज करो कि एक प्लांट ही है, हम उसकी टहनी काटते हैं और उसको कहीं और लगा देते हैं। रोज़ का प्लांट है तो वो रोज़ का प्लांट फिर से एक नया प्लांट बना देता है। तो यहाँ पे हमने कोई एग एंड स्पर्म की बात की, यहाँ पे हमने कोई मेल फीमेल की बात की बिल्कुल भी नहीं की। सो ऐसा प्रोसेस
जिसमें मेल और फीमेल इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, जिसमें एग एंड स्पर्म की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, जिसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, हम उसको बोलते हैं दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, बाद में हम डिफरेंसेस भी देखेंगे इनमें और क्या क्या अंतर है, नहीं तो वीडियो हमारी लंबी हो जाएगी। अभी हम क्या कर रहे हैं, ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर। ओके, अब हम बात करेंगे इन दोनों को हमने फिर सब टॉपिक के अंदर डिवाइड किया है। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो हम पे क्या है हमारे पास, दैट इज 4 टॉपिक्स जो हैं वो हम करेंगे डिस्कस। इसके अंदर जो हमारे पास छोटे छोटे टॉपिक्स सब टॉपिक्स हैं वो क्या हैं, सबसे पहले पढ़ेंगे अगर हम बात करते हैं मेल और फीमेल की, क्योंकि दोनों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। इट मीन्स कि हमें यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा कि मेल जो है उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन से हैं, तभी तो पता चलेगा ना कि कहाँ पे गैमेट्स बनते हैं, यानी कि कहाँ पे मेल के अंदर स्पर्म फॉर्मेशन होती है, कैसे होती है, सब कुछ। इसी तरह से दूसरा टॉपिक रहेगा हमारा दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या ऑर्गन्स। तो फीमेल के अंदर भी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल में, किस तरह से वहाँ पे एग बनते हैं, कब बनते हैं और कब ये प्रोसेस बंद हो जाते हैं, और इस दौरान फीमेल पूरी लाइफ के अंदर कितने एग बना पाएंगे। ओके, सो ये सब चीज़ें हम किस में पढ़ेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर। इसके अलावा हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन क्या होता है। जब हमने पढ़ लिया एग भी बन रहा है और देख रहे हैं स्पर्म भी बन रहे हैं, तो दोनों क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे। इसी प्रॉपर्टी को, इसी प्रोसेस को बोलते हो फर्टिलाइजेशन। तो उसको भी हम यहाँ पे इस यूनिट के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ एग विद द स्पर्म, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। विद डायग्राम सब कुछ करेंगे जो साथ साथ देखोगे भी। नेक्स्ट, एम्ब्रो डेवलपमेंट। जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है, यानी कि फीमेल के वॉर्म के अंदर फेलोपियन ट्यूब में जब जाइगोट बन जाएगा, वो जाइगोट 9 मंथ लेता है उस जाइगोट को, जो 1 सेल था, पूरे की पूरी बॉडी बनने में। तो वो जो एक बोल सकते हो एक वे था, या फिर बोल सकते हो वो एक डिफरेंट फेजेस थी। तो कौन कौन सी फेजेस से होके वो एक एम्ब्रो बना, है ना। सो उसने 9 मंथ के बाद पूरा का पूरा एक ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है। वो कैसे होता है वो इस क्वेश्चन के अंदर हम करेंगे। तो ये था हमारे 4 सब टॉपिक किसके अंदर, दैट इज रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। इसी तरह से ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर आप देखोगे उसके अंदर भी हमारे पास क्या हैं, 3 टॉपिक्स हैं, 3 सब टॉपिक्स हैं। वो कौन से हैं, तो उनके आगे टाइप्स जो हैं वो देख सकते हो। सो ये जो ए सेक्सुअल की टाइप है ये कौन सी है, फर्स्ट बडिंग। तो ये देखेंगे बडिंग किस तरह से होती है, हाइड्रा के अंदर बडिंग किस तरह से होती है, किस तरह से बड बनता है ना, ये सारा प्रोसेस विद डायग्राम सब कुछ हम इसको समझेंगे। फिर बडिंग के बाद सेकंड आया था हमारे पास फिजन। फिजन होता था टूटना, किस तरह से एक सेल टूटेगा और उससे 2 सेल बनेंगे, वो भी इसके अंदर हम देखेंगे। थर्ड अगर हम बात करेंगे दैट इज फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन होता है छोटे छोटे पीसेज होना। ओके, तो सारे कुछ एक दूसरे के साथ मिक्स हो रहे होंगे आपके, लेकिन हम मिक्स नहीं होने देंगे। प्रॉमिस कि आपको ये एक एक डिफ्रेंशिएट करके बताएंगे, बिल्कुल अंदर जाके आपको बताएंगे, बेसिक लेवल पे बताएंगे, क्योंकि यही चैप्टर आपका 8th में भी है, यही 10th में भी है और 12th में भी है। इट मीन्स अगर आप इसको आज नहीं पढ़ते हो तो आने वाले जो आपके बोर्ड की एग्ज़ाम्स हैं, जो बड़ी इंपॉर्टेंट क्लासेज है, वहाँ पे आपको ये तंग कर सकता है। इसलिए हम इसी यूनिट के अंदर पूरा डिटेल में बेसिक रूट से पढ़ के जाएंगे, ताकि 10th में कोई भी आपको डिस्टर्ब ना कर पाए। ओके, और भी बड़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे पढ़ सकते हैं। इसके अलावा एक कुछ टॉपिक्स हमारे जो आपने फर्स्ट टाइम सुने होंगे, विविपेरस ऑर्गेनिजम्स, फिर पढ़ा होगा ओविपेरस ऑर्गेनिज्म या एनिमल्स कौन से होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ कोलोन। तो कोलोन आपने आज तक सुना ही नहीं होगा, कोलोन होता क्या है। तो ऐसा ही एक कोलोन हमारे साइंटिस्ट बायोलॉजिस्ट ने तैयार किया था डॉली नाम से। तो उसकी पूरी हिस्ट्री, किस तरह से उसको तैयार किया, कैसे उसको बनाया, वो सब हम इस यूनिट के अंदर करेंगे। सो होप करूँगा कि आपको ओवरव्यू समझ आ गया कि इस यूनिट के अंदर मैप मैंने आपके ब्रेन में डाल दिया कि कोई भी टॉपिक छूटना नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो ये सभी टॉपिक हम एक छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे, हर एक टॉपिक की अलग वीडियो होगी, ताकि हम पूरा जस्टिफाई कर सके इस यूनिट को। और इसके बाद जब ये यूनिट हो जाएगा, इसी से एक कंसर्न नेक्स्ट यूनिट है एडोलसेंस का, तो वो भी तभी आएगा अगर आपको ये यूनिट की पूरी नॉलेज होगी, तो हम उसके बाद उस यूनिट को भी करेंगे। तो होप करूँगा सबको समझ आ गया। तो ये भी होप करूँगा कि आप सब इस चैनल को आगे प्रमोट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और लाइक भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।